दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड का ये पेपर है 2024 का। और ये जो है पेपर 2 की एक्सप्लेनेशन करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आसानी से वो परफॉर्म कर सकें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एनी थ्री फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ये हमें नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। तो नाइट्रोजन बेसिकली अगर आप ये देखें, ये जो कॉर्नर है ये कार्बन है। अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो और वो कार्बन बेसिकली मीथेन के कार्बन हो, यानी कि अल्केन के कार्बन हो, ठीक है, अल्केन के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच है तो इस चीज़ को हम अमाइन कहते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप तो हमारा अमाइन हो गया। और दूसरा हम यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी कार्बन, दो कार्बन के इन बिटवीन है। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को जिसमें ऑक्सीजन दो कार्बन के इन बिटवीन आ जाए इसको ईथर कहते हैं। सेकंड हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर है। और थर्ड अगर आप देखें, ये हमें बेंजीन रिंग नजर आ रही है। तो बेंजीन रिंग इंडिकेट करती है कि ये एरो अराइल ग्रुप है। इसको एरोमेटिक या अराइल ग्रुप कहते हैं। मतलब ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, एरोमेटिक्स में आता है। थर्ड एक और भी हमारे पास, मतलब ये थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप था। फोर्थ भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इन्होंने हमसे तीन पूछे हैं लेकिन जितने में ये है मैं सारे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसमें ये जो है ये कार्बोनाइल कार्बन है। और कार्बोनाइल कार्बन दो कार्बन के इन बिटवीन है। जब कार्बोनाइल कार्बन दो कार्बन के इन बिटवीन होगी तो बेसिकली उस फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि फोर्थ वाला जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है कीटोन्स। तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कोई से भी तीन करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल एंड एज सजेस्टेड बाय, शॉर्ट में हम जिसको कहते हैं IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे सामने पहले अल्कोहल ही दोनों दिए हुए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल दो कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 पे भी OH लगा हुआ है, 2 पे भी लगा हुआ है। तो हम पहले हम अपने जो है इनके जो भी OH ग्रुप्स की जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे पोजीशंस। तो हम लिखेंगे 1, 2। उसके बाद इसमें कार्बन की चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, कार्बन की चेन में हमारे पास दो कार्बन है। तो उस रिस्पेक्ट से इसको हम लिखेंगे इथेन। और आगे हम लिखेंगे डायोल। डायोल क्यों, बेसिकली ओल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन OH ग्रुप्स को, और डाई का मतलब है दो आइडेंटिकल OH ग्रुप्स हैं, तो इसमें हम डाई का प्रीफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करें अल्केन के रिस्पेक्ट से, तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन चेन में एक ही कार्बन आती है। और इस एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है। बेंजीन एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर फंक्शनल या ब्रांच लगा हुआ उसको हम फिनाइल कहते हैं। तो एक ही कार्बन के साथ पहली, यानी कि एक ही कार्बन के साथ OH भी लगा हुआ है और फिनाइल भी लगा हुआ है, तो हम इसका नाम फिनाइल और मिथानॉल भी कह सकते हैं। अच्छा, मिथानॉल जो है ये कार्बन चेन का नाम हो गया मीथेन में, और OL जो है वो OH का हो गया, और फिनाइल बेसिकली जो बेंजीन रिंग है। अच्छा, इसके साथ अगर आप नंबर 1 लिखें, 1 फिनाइल मिथानॉल, तो ये ऑप्शनल है। ऑलरेडी एक कार्बन के जो पोजीशन होगी वो कार्बन नंबर 1 ही होगी। अगर आप ये भी ना भी लिखें तो इससे भी आंसर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मच हायर देन दोज ऑफ द corresponding अल्केन। अच्छा, इस टाइप के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं इसमें मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि आया है कि आपने उनके बारे में डिटेल में लिखना है। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, मैं भी आपको पूरा स्टेटमेंट ना दूं, रिटर्न में मैं एक्सप्लेन वर्बली करूंगा। अच्छा देखिए, याद रखें जो अल्कोहल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। रीज़न, पहला रीज़न तो इसके अंदर ये है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप ये कह सकते हो, एक मिनट, यस, कि H बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स।
मतलब आप इसको डिटेल में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। जो सेकंड पॉइंट आपका बनेगा वो ये है कि आप ये दिखा सकते हो कि ये ROH है, और ये ROH में हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ ROH, तो इसका जो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है ROH के, उसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, और उस स्ट्रांगली बाइंडेड इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्टिव वे में भी आंसर दे सकते हैं या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर भी दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन। यहाँ हमें अगर गौर से देखेंगे, ये हमारे पास इथेनॉल यानी कि एसिड एल्डिहाइड है। दो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अच्छा, अगर आप याद रखें कि एल्डिहाइड या कीटोन्स के रिएक्शंस में अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट दो टाइप के रिएक्शंस में डिफरेंस लाती है। यानी कि अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो तो हमारा जो रिएक्शन होता है उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और बेसिकली बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो एल्डोल होता है। तो इस वजह से उसका नाम जो होता है वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर आप ये देखें, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन मौजूद है। इस अल्फा कार्बन में ये 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो और इवन जो दूसरा मॉलिक्यूल है सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होकर एल्डोल बनाएंगे, और बेसिकली ये है भी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है वो एल्डोल बनाते हैं। और अगर दो कीटोन के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो कीटोल कंडेंसेशन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अच्छा, इसका प्रोडक्ट बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं आपको इसी रिएक्शन से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट सपोज मैं जो है इस वाली अल्फा, हाँ, मैं जो हूँ लेट सपोज यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके इस वाली अल्फा कार्बन को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस अल्फा कार्बन को हमें कनेक्ट करना होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। ये इसका शॉर्टकट है। याद रखें, किसी एक मॉलिक्यूल को जिस आपने एल्डोल या कीटोन बनाना हो उसके अंदर एक अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करें। अब वो अल्फा कार्बन अटैच होगी दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे। अच्छा, और कार्बोनिल कार्बन पे जब एक बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन को बेसिकली कोई चीज़ अटैच होने के लिए चाहिए, तो यहाँ से एक H हमने बेसिकली वो यहाँ अटैच करना है। तो याद रखें कि हमने इस कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन के साथ कनेक्ट करना है और इस O के साथ H को कनेक्ट करना है। तो बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। जैसे लेट सपोज इनिशियली हमारे पास है H3C, उसके बाद C है। अच्छा, इस C के साथ ये O सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये OH हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। और सेकेंडली ये H है। अच्छा, अब नीचे से हमारे पास यानी कि यहाँ से अल्फा कार्बन अटैच हो रही है दूसरे मॉलिक्यूल की, तो इसको मैं CH2 कर दूंगा, क्योंकि इसको कनेक्टिविटी के लिए एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैकेनिज्म इन्होंने मांगा नहीं है। अच्छा, उसके बाद CH2 हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जो राइट हैंड साइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे रहेगा। इसको हम C डबल बॉन्ड O नीचे कर देता हूँ और ये H हो गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैं अगर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि CH3COH, उसके बाद क्या आएगा CH2, ठीक है। अच्छा, यहाँ CH हो जाएगा, ये मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये बेसिकली इसको हम एल्डोल कहते हैं। ये बनने वाला मॉलिक्यूल जो बना है इनिशियली एल्डोल है। इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, अगर आप और से देखें यहाँ पर ये इसके अंदर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो एल्डोल का नाम बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ द प्रोडक्ट इज गिवन रिएक्शन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
राइट अ केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट योर आंसर, मतलब हमें ये चीज़ पूरी कॉपी करनी पड़ेगी दोबारा। CH3CH, यहाँ OH आएगा, यहाँ हमारे पास CH2 आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O और ये H आएगा। अच्छा, अगर हम इसको हीट करते हैं HCl की मौजूदगी में, तो याद रखें यहाँ पर ये जो OH है और ये वाले कार्बन से बेसिकली अल्फा कार्बन से अगेन यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है, अभी भी स्टिल अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा, तो एक अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से बीटा कार्बन से बेसिकली OH रिमूव होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारी प्रोडक्ट होगी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द ह्यूमन सेल। सबसे पहले हमारा है मैसेंजर RNA, जिसको शॉर्ट में हम mRNA भी कहते हैं। तो बेसिकली इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इट ट्रांसक्राइब जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन, मतलब जीन से साइटोप्लाज्म की तरफ, मतलब साइटोप्लाज्म तक हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है ट्रांसफ़र RNA, जिसको शॉर्ट में tRNA भी कहते हैं। इसका क्या पर्पस होता है, बेसिकली ये डिकोड करता है, ये जो इंफॉर्मेशन mRNA लेके आता है ये डिकोड करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट डिकोड्स द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द mRNA, और ये डिकोड करके बेसिकली rRNA को देता है, जो कि नेक्स्ट हमारा है जिसको हम कहते हैं rRNA। ये इसको प्रोवाइड करता है। rRNA का काम क्या करता है, इट प्रोवाइड द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये वो जगह प्रोवाइड करेगा या ये खुद भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो लास्ट जो हमारा स्टेप बनता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आप इसको पूरे प्रॉपर सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, मैं मेन बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन पाकिस्तान chemical industries are the considered to have enough resources to manufacture chemicals independently, however they prefer to import chemicals from the foreign countries. Write any three factors that cause Pakistani industries to import these chemicals. अच्छा, एक तो मेन जो सबसे पहले है वो ये है कि जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट, यानी कि जो भी लो कॉस्ट पे हमें अवेलेबिलिटी नहीं होती। सोर्सेस हैं लेकिन हम इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंचते पहुंचते उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो पहला पॉइंट तो कॉस्टली पड़ता है हमें, ठीक है। सेकंड हमारा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है बेसिकली कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, या हमारे पास जो इंडस्ट्रीज के वर्कर्स हैं खुद वो इतनी ज़्यादा इक्विप या उनके पास वो मेथड्स नहीं है जिनके ज़रिए से एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाया जाए। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसीजर नहीं है, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज इजीली डेवलप नहीं होती। तो मेन हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट इज नॉट प्रेजेंट इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो एंड प्रोडक्ट है, एनर्जी क्राइसिस हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मतलब जो एनर्जी चाहिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एनर्जी बहुत कॉस्टली है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हैं, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास जो है जो
जो एसओपीज हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होते, या पीपल आर नॉट ट्रेन, मतलब उनकी ट्रेनिंग इतनी आसानी से ज़्यादा नहीं है एसओपी। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी एंड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। इस वजह से पाकिस्तान को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इनको आपने प्रॉपर डिटेल में, सिर्फ 3 पॉइंट्स को आपने डिटेल में लिखना है, यानी कि, और ये जितनी लाइंस दी गई हैं उसके अंदर आपको अगर देखें तो एटलीस्ट 2 लाइंस दी गई हैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपने 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द गिवन IR स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ डायग्राम के अंदर हमें बेसिकली बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने 4 एरियाज हाईलाइट किए हैं, W, X, Y एंड Z। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि interpreted these 3 labeled peaks W, X, Y और Z in the given spectrum। और हमने इनको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली इनका किससे, यानी कि हमारे पास ये किस फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये हमने रिटन में देना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि जो W है, ये जो एरिया है इसको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशनल एरिया भी कहते हैं। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि ये बेसिकली CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग, ये जिस तरह से बहुत स्टीप सी लाइन आ रही हैं, ये बेसिकली CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। और इसके अलावा X भी इसी की ही आइडेंटिफिकेशन है कि स्टीप लाइंस, क्योंकि अगर यहाँ X वाले पॉइंट पे एक स्टीप लाइन, बहुत नैरो स्टीप लाइन ऐसे आ जाती है, तो वो कार्बोनाइल कार्बन को आइडेंटिफाई करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली X भी हमारा CH स्ट्रेचिंग को आइडेंटिफाई करना है। Y की अगर बात करें, Y जो है वो कार्बन कार्बन एक स्टीप सी, यहाँ पर जो अगर आप और से देखें अराउंड 1500 से थोड़ा कम है, और ये जो स्टीप सी लाइन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग को बेसिकली। और लास्टली जो हमारा Z जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन पे है, और ये फिंगरप्रिंट रीजन बेसिकली वाइब्रेशनल बॉन्ड्स की वाइब्रेशन को करता है। तो बेसिकली ये वही CH बॉन्ड की वाइब्रेशनल जो है उसकी पीक है। तो अगर हम इसको इन सबको मर्ज करें तो हमारे सिलेबस के अंदर या तो हमने अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, या एल्डिहाइड या कीटोन को आइडेंटिफाई करना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है, या फिर हमने बेंजीन को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि CH बॉन्ड स्ट्रेचिंग है, CC डबल बॉन्ड है, और इसके अंदर कोई कार्बोनाइल कार्बन की कोई पीक नहीं है, OH की कोई पीक नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बेंजीन है। फिलहाल तो हमने ये डिस्क्रिप्शन में ये जो है इन सब चीज़ों को पॉइंट रिटर्न लिखना है। और अगला पार्ट देखते हैं। यस, बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन इन पार्ट ए आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारा क्या होगा, ये बेंजीन होगा, या इसको हम एरोमेटिक भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में बेंजीन है, तो मैंने इसलिए ये आंसर सिर्फ बेंजीन मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ERQ है। इसमें जो हमारा चॉइस होती है, उस चॉइस में जो ए पार्ट है उसमें यह लिखा हुआ है, गिव 2 रीजन वाई अल्केन्स आर मोस्टली अनरिएक्टिव टुवर्ड पोलर रीएजेंट। सही है, इसके 2 मार्क्स हैं, तो हमने इसके 2 रीजंस देने हैं कि जो अल्केन्स हैं वो मोस्टली अनरिएक्टिव क्यों है पोलर रीएजेंट्स की वजह से। इसका पहला रीज़न तो सिंपली क्या है कि दे हैव सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। और दूसरा रीज़न यही है कि दे आर हाईली, या प्योरली भी कहना चाहिए, दे आर हाईली नॉन पोलर, ठीक है। और यही मतलब पहले से ही सिग्मा बॉन्ड से ही बनता है। इनके सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, या ये भी कह सकते हैं इनके सारे बॉन्ड आइडेंटिकल बॉन्ड्स होते हैं। आइडेंटिकल बॉन्ड्स होने की वजह से ये हाईली नॉन पोलर होते हैं। अब जब ये नॉन पोलर होंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, उनसे मिक्सअप नहीं होंगे। जब उनसे मिक्सअप नहीं होंगे तो कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या ना होने की वजह से। इस वजह से ये मोस्टली इनर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ एक और भी अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि इसके अंदर सारे बॉन्ड ही प्योरली कोवलेंट, प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बेसिकली अगर डिटेल में देखा जाए तो वही सिग्मा बॉन्डिंग की कैटेगरी में ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पार्ट दिया गया है उसमें क्या है, राइट द स्टेप of the free radical mechanism by showing the initiation, propagation and termination step of the given reaction। अच्छा, यहाँ अगर आपको याद हो, ये हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, और मीथेन मॉलिक्यूल बेसिकली क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट।
बेसिकली एच, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यूवी लाइट एनर्जी का बेसिकली सिंबल दिया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास क्लोरोमीथेन बन रहा है और HCl गैस बन रही है। और हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इन तीन चीज़ों को डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म देना है, जो कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप है। तो सबसे पहले मैं जो पहला है हमारा इनिशिएशन को एक्सप्लेन करूंगा। इनिशिएशन स्टेप क्या है? इनिशिएशन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो यूवी लाइट की मदद से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज फ्री रेडिकल? बेसिकली अगर हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करें कि इस क्लोरीन मॉलिक्यूल ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो बेसिकली ये बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक हो जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली इनके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है प्रोपोगेशन। ठीक है, अच्छा, प्रोपोगेशन में क्या होगा, अब हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल है जो कि बहुत रिएक्टिव है, ये CH3H, मतलब मैं इसको इस तरह से, ये है CH4 का मॉलिक्यूल, उसके साथ ये अब इंटरेक्ट करेगा। अब ये फ्री रेडिकल अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अब जब अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो ये बेसिकली बन जाएगा HCl, मतलब ये इसको इसके लिए सबसे आसान है कि ये इस H को अपने साथ अटैच कर ले और अब ये CH3 को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CH3 फ्री रेडिकल अगेन, क्योंकि प्रोपोगेशन में ये कंटिन्यूस चेन रिएक्शन है, प्रोपोगेशन में जब तक ये फ्री रेडिकल्स रहेंगे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, दूसरे को फ्री रेडिकल बनाते रहेंगे। तो ये बेसिकली Cl2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक जगह पर बहुत एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, उससे इंटरेक्ट करके बना देगा हमारा मेन प्रोडक्ट CH3Cl, और अगेन हमें एक और Cl फ्री रेडिकल मिलेगा। अब अगर आप ये देखें, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल अगर इसी तरीके से न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ते रहे तो प्रोपोगेशन होती रहेगी। एक और प्रोपोगेशन ये भी पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट करें दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं तो ये एक लॉन्गर कार्बन चेन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि ये इथेन में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रोपोगेशन में नहीं आएगा, याद रखें। नाउ ये जो हमारा था लास्ट स्टेप, वो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। व्हाट इज टर्मिनेशन? टर्मिनेशन में ये जो प्रोसेस चल रहा है प्रोपोगेशन का, ये खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म होगा कि कोई से दो फ्री रेडिकल आपस में इंटरेक्ट कर ले, मतलब यानी कि अगर हमारे पास वही क्लोरीन के ही दो फ्री रेडिकल्स हैं वो दोबारा मिल जाए तो हमारा Cl2 बन जाएगा, या हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से मिल जाए तो डायरेक्टली CH3Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेशन कहलाएगा। तो जो सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि हमने बेसिकली ये बताना है कि तीनों मैकेनिज्म बताने, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, ये कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिजन रिएक्शन टेक प्लेस इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें, अगेन यहाँ पर इन्होंने HV यानी कि एनर्जी की बात की गई है, और लेकिन उसके बावजूद ये जो चीज़ है ये दो अपोजिट आयंस में हमें मिल रहे हैं। जब कभी हमें दो अपोजिट आयन मिले तो उस टाइप की क्लीवेज को हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोलाइटिक फिजन है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो होमोलाइटिक फिजन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इसके दो इंपॉर्टेंस लिख देते हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है इसके। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप IR, जिनको आप हीट वेव्स भी कहते हैं, हीट वेव्स टू गिव हॉट environment
हॉट इन्वायरमेंट देता है फॉर प्लांट्स ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए ये हॉट इन्वायरमेंट चाहिए हमें। अदरवाइज अगर ये हॉट इन्वायरमेंट ना हो, मतलब अगर ये आईआर को ट्रैप ना करे, तो अर्थ के ऊपर जो है वो अर्थ के ऊपर बेसिकली प्लांट की प्रोडक्शन ना हो, मतलब वो हीट ना हो। तो ये तो हमारे एडवांटेजेस हो गए। ये सेकंड पार्ट का, यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का हो गया। अच्छा, अब इसने क्या कहा, राइट एनी 5 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हमने हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करनी है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले यही है कि अगर हम बात करें कि अगर कार्बन जो जैसे ये अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को ट्रैप कर लेती है, मतलब हम ये इस तरह से कहेंगे, इफ एक्सेस आई आर ट्रैप, तो उससे क्या होगा? उससे एक तो ये होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। सेकंड, हमारे पास क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर हाई होगा तो जो पोलर आइस या जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट होंगे, मेल्ट रैपिडली। ठीक है, और उसकी वजह से, रैपिडली मेल्ट होने की वजह से सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा। और सी लेवल राइज करने की वजह से जो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कह लें या जो वाटर साइकिल है मेनली, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वाटर साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो जहाँ रेनिंग की नीड है वहाँ रेन नहीं होती, जहाँ पर रेनिंग की नीड नहीं है वहाँ बहुत एक्सेस, मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्रॉप्स, लैंड एरियाज डैमेज होते हैं, मतलब लैंड एरियाज जो होते हैं और जो हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स डैमेज होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने डिटेल में लिखने हैं, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपने डिटेल में लिखने हैं, तो आपको ये ईआरक्यू के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ईआरक्यू जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, पार्ट ए में कह रहा है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द कार्बन हैलाइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। अच्छा, इसको तो यही हम मेंशन कर देते हैं, सी एफ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है सी सी एल, थर्ड नंबर पे है सी बी आर, और फोर्थ नंबर पे है सी आई, हेलोजेंस के रिस्पेक्ट से। अच्छा, उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ मेंशन इन पार्ट 1 डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अब अगर हम रिएक्टिविटी, उसने ये कहा है कि आपने ये 2 बातें एक्सप्लेन करनी है, और सॉल्बिलिटी ऑफ अल्काइल इन वाटर एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, अब अगर हम पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, और बेस हमारा वही है, तो याद रखें कि जो सी एफ बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सी आई बॉन्ड से, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज हाईली पोलर। ठीक है, तो हाईली पोलर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सी एफ बॉन्ड, ड्यू टू हाई पोलैरिटी कहना चाहिए, हाई पोलैरिटी ऑफ सी एफ बॉन्ड, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। ठीक है, अब जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी, सो इट विल बी लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि इसको ब्रेक डाउन होने के लिए इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है
इसको ब्रेक डाउन होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर ये लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बिल्कुल इसका वाइस वर्सा पॉइंट हम बना सकते हैं सी आई का, कि सी आई का जो लो पोलैरिटी है, या मतलब ये इसका लो पोलर पोलैरिटी कह दें हम इसको, और ऑफ सी आई बॉन्ड make it weak, so it is very reactive। तो ये बहुत रिएक्टिव होगा। ठीक है, हमने जो बात एक्सप्लेन करनी है वो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम अब इसी चीज़ को इसी चीज़ को बेस बना के कि ग्रेजुअली सी एफ से लेकर फिर आपका सी बी आर आ गया, सॉरी सी एल आएगा, फिर आएगा आपके पास, एक मिनट में इसको सही तरीके से इरेज कर देता हूँ। पहला हमारा आएगा सी एफ, फिर हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया था, मतलब हम एक एक करके इसको मेंशन कर सकते हैं कि सी सी एल हो गया, फिर सी बी आर हो गया, और फिर लास्टली सी आई को हम ग्रेजुअली कि भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो हमारा कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक होगा, और इसी वजह से कार्बन आयोडीन जो है, या ऐसा हैलाइड जिसके साथ आयोडीन लगा होगा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब करनी है, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखनी है। तो ये हमारा पॉइंट 2 रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अगर आपके माइंड में ये पॉइंट है पोलैरिटी वाला, तो याद रखिएगा हाईली पोलर, या बल्कि मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ, सिंपल सा रूल है, हाईली पोलर will dissolve easily in water। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब क्योंकि जब पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो वाटर एक हाईली पोलर कंपाउंड है, तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सी एफ कंपाउंड्स जो कि पोलर हैं, हाईली पोलर हैं, विल डिसॉल्व easily in water। एंड इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं as down the group polarity decreasing, मतलब नीचे जाते हुए, जैसा CCl CBr और CI में क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग, सो द solubility क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है किसमें, इन वाटर में, याद रखिएगा। तो ये तो हमने पहली बात दे दी कि किस तरह से पोलैरिटी यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्ट करेगी वाटर में। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, किसके लिए इसका अपोजिट होगा, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि इन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया है, गौर से देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली नॉन पोलर होते हैं। अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉन पोलर। तो डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर मैं इस तरह से सी एफ की बात करूं, से लेकर सी आई तक सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्योंकि नेक्स्ट मैं अभी आपको इसका बी पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा हमारे पास है ईस्टर है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिली अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अगर आपको ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन याद हो, मैं उसी के रेफरेंस से इसका आंसर दूंगा। तो हमें बेसिकली एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाना पड़ता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, C2H5
चलिए यहाँ पर मैं अल्कोहल लेता हूँ CH3OH, ठीक है। और हमें बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी हमें हाई रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जाके हमारा ईस्टर बनता है। और दूसरी बात ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ईस्टर जो है इतना स्टेबल नहीं है, ये वापस दोबारा एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट इससे ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ईस्टर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अमाइड आर मोर स्टेबल देन ईस्टर्स। अच्छा, पहले मैं यहाँ अमाइड को ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और ईस्टर हमारे पास जैसा कि अभी मैंने ड्रॉ किया था CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। अब पहली चीज़ ये कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मुझे 2 रीजंस देने हैं कि जिसके बिहाफ पे मैं ये बताऊं कि जो अमाइड है वो ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है ये इजीली यहाँ पर डोनेट होके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर जो हमारा है स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्रिएट करता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्रिएट करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। ये पहला रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न बहुत सिंपल था, ये है कि जो CN बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू CO बोर्ड के, यानी कि अगर हम बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करें, जो CN बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि CO बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास होगा अमाइड जो होगा मोर स्टेबल होगा, ठीक है, ये हमारा मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हम इसकी यही रीज़न इस सेंस में अगर इधर देखें कि अगर मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँ कि इसमें जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इसका डोनेशन ऑफ लॉन पेयर है वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं क्रिएट कर पाता जो कि नाइट्रोजन कर पाता है। पहला रीज़न तो ये हो जाएगा। सेकंड वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि CO बॉन्ड वीकर है, आसानी से टूट जाता है, मतलब OCH3 या C2H5 भी हो सकता है, इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस टाइप। सेकंड स्टेटमेंट हमारा है हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल हैलाइड अकर फास्टर देन एनहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसके पैरेलल मैं एनहाइड्रेट भी ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इसका हाइड्रोलाइज फास्टर होने के रीज़न क्या है, मतलब इन्होंने पूछा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। रीज़न बहुत सिंपल सा है। पहला रीज़न तो हमारे पास ये है कि जो क्लोरीन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अगर OH ग्रुप आएगा वाटर का तो ये आसानी से क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। OH विल रिप्लेस Cl मोर इजीली, ठीक है। अच्छा, सेकंड रीज़न इसका ये है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी कार्बोनल कार्बन को बेसिकली ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बहुत आसानी से इस पे होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऐसा है।
अच्छा, अब आप आ जाते हैं एनहाइड्रेट के बारे में भी ये बात बता देते हैं। एनहाइड्रेट के अंदर जो हमारे पास इसमें जो ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री का जो ग्रुप है वो एज कंपेयर टू क्लोरीन इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि इसके अंदर इवन के ऑक्सीजन तो बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन दोनों साइड से जब ये क्या कहते हैं पुल कर रही होती है, क्योंकि दो दो कार्बोनल कार्बन्स हैं, दोनों साइड से ये पुल कर रही होती है, तो इसकी जो कार्बोनल कार्बन होती है वो इतनी ज़्यादा पोलर कहना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव नहीं होती। तो दे आर यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ आर लेस पार्शियल पॉजिटिव कहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा भी एक्सप्लेन हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव अमंग द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम सब सारे डेरिवेटिव ड्रॉ कर लेते हैं। सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एल, और उसके बाद हमारा यही एनहाइड्रेट है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। उसके बाद हमारा आता है ईस्टर, ठीक है। और हमारे पास लास्टली जो आता है वो हमारे पास आता है अमाइड। ये हमारे चार मेन डेरिवेटिव हैं जो कि हमारे सिलेबस में डिस्कस होते हैं, ठीक है। अच्छा, रीज़न हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे कि असाइल क्लोराइड की बात करें, असाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन जो है ज़्यादा यानी कि गुड लिविंग ग्रुप है। पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो हम ये इसके अंदर ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपेरेटिवली जब ये एनहाइड्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आसानी से ये रिएक्ट करेगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर हम इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं और इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो इसका रिएक्शन फास्ट होता है, और इसका कंपेरेटिवली मतलब स्लो तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंपेयर टू असाइल क्लोराइड थोड़ा सा स्लो होता है। और उसके बाद एनहाइड्रेट जब हम ईस्टर की बात करें तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए हमें कैटलिस्ट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये जाके रिएक्ट करता है। तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो एनहाइड्रेट से कम होगी। और अमाइड का हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब जो चीज़ मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ आपने ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में लिखने की, ड्यू टू नाइट्रोजन ये जो अमाइड होता है मोर स्टेबल होता है, ठीक है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।